समय बहुत क्रूशियल समय है हम सबके लिए। और इस समय में बहुत सारे चैलेंजेस हम सबके सामने हैं, हम देख रहे हैं, स्पेशली हम लड़कियों के लिए। लड़की होने के नाते मैं बात बोल रही हूँ कि हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, चाहे अपने शहर ही अल्मोड़ा की बात कर लें हम। अंकिता एक अंकिता नहीं है, ये हजारों हजार अंकिताओं का मामला है जो आज के समय निकल कर आ रहा है, और इसका मूल कारण पितृसत्ता है। सरकारें तो अपने आप में भ्रष्ट हैं, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ने राज्य का हाल बुरा किया, महिलाओं का हाल बुरा किया। इसके साथ ही हम मुलायम सिंह की सरकार को भी नहीं भूलते। जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था, मुलायम सिंह की सरकार ने महिलाओं के बलात्कार करवाए थे और उसके बाद कहा था लड़कों से गलती हो जाती है। तो ये मुलायम सिंह की सरकार ने जब उत्तराखंड बन रहा था, हम तब भी नहीं चेते, और अंकिता हत्याकांड हुआ है, जगदीश हत्याकांड हुआ, हेलंग आंदोलन हुआ, हम तब भी नहीं चेत रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि हम सब लोग 4 साल बाद भी अंकिता के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, और पता नहीं 4 साल बाद भी हम शायद यही मांग कर रहे होंगे, क्योंकि इस सरकार के कानों में आवाज नहीं पहुंचती। क्योंकि ये भाजपा की सरकार है, ये धामी डबल इंजन की सरकार, मोदी की सरकार है, जिनको कुछ सुनाई नहीं देता, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आमादा है हजारों हजार अंकिताओं को पैदा करने में। ये चाहते हैं हर लड़की अंकिता बन जाए, ये चाहते हैं हर लड़की जो है फूलन देवी की तरह गोलियों से छलनी कर दी जाए। फूलन देवी ने अपना बदला लिया था, लेकिन उसके बाद सरकार के आदमियों ने मिलकर उनके खिलाफ जो रणनीति करी, उसके बाद सरकार भारत रत्न देने की बात कर रही है। उसका जो हत्यारा है, उस हत्यारे ने फूलन देवी को छलनी किया था, हम ये बात नहीं भूल सकते। लेकिन अभी भी आज के समय में भी सिचुएशंस नहीं बदली हैं, और सिर्फ सरकारों की बात नहीं है, पूरे समाज के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। सरकारों को तो बेदखल कर देना चाहिए ऐसी स्थिति में, और 4 साल बाद भी ये सरकारें बेदखल नहीं हुई। हमारे पास वोट की ताकत है, लेकिन उसके बाद भी हम मोदी जैसी तानाशाह सरकार को चुन के ला रहे हैं, धामी जैसी तानाशाह सरकार को चुन के ला रहे हैं। ये हमारे ऊपर भी एक बड़ा तमाचा है। हम लोगों को चेत जाना चाहिए कि जो कॉलेजेस में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जिस तरीके की राजनीति शराब के नाम पे जो राजनीति हो रही है, मैं देख रही थी जब नैनीताल में एक रेप केस हुआ जिसमें आरोपी जो है मुस्लिम था, और उस्मान के खिलाफ यहाँ पे पूरी रैली निकल रही थी, और पूरे विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पर भारत उत्तराखंड बंद का आंदोलन किया, आह्वान किया था, और अल्मोड़ा बंद यहाँ पे किया था। शराब की दुकानें खुली हुई थी। आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप शराब की दुकानें बंद कर सको। आप लोग किस बात की बात करते हो कि हम लोग न्याय देंगे? आपका न्याय तो यही है कि आप लोग जाके रेप करेंगे, आप लोग जाके बात करेंगे वहां पर कि हम लोगों ने उनसे बात कर ली है, हम उसके परिवार से मिलकर आ गए हैं, और 2 फोटो डाल देंगे सोशल मीडिया में। धामी ने क्या किया? धामी ने 2 फोटो कल सोशल मीडिया में डाली है। ये शर्म की बात है कि वो जाके फोटो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, और आश्वासन दे रहा है कि मैं न्याय दूंगा। काहे का न्याय तुम लोग दोगे हम लोग को? तुम लोगों के पास में पॉलिसी मेकिंग की ताकत नहीं है क्या? तुम लोग नाम वीआईपी का नाम उजागर क्यों नहीं होने दे रहे हो? और नाम आ गया है सामने, तो तुम लोगों के पास में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको बेदखल करके, पार्टी से बेदखल करके जेल के अंदर डालो। लेकिन आप में उतना करेज है ही नहीं, क्योंकि आपकी वोट बैंक वहीं से है, क्योंकि वो पैसा खर्च करता है। रेखा आर्या का पति क्या बोलता है मंच से जाकर, दौलाघाट में आकर? वो बोलता है बिहार की लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाती हैं। हम क्या खरीदे जाने के लिए लोग हैं? आज रेखा आर्या के पति ने ये स्टेटमेंट दिया, कल के दिन इनकी सरकार का कोई और आदमी जाकर वहां पर ये बयान देगा किसी और स्टेट में जाकर कि उत्तराखंड की लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाती है। ये पूरे महिला समाज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क ये लोग लगा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या किया? वो महिला का सरेआम हिजाब खींचता है। वो क्यों खींच रहा है? वो एक डॉक्टर है और वो नकाब खींच रहा है उसका, और पूरे हिंदू परिषद के लोग, पूरे भाजपा के लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं कि भाई ये तो मुस्लिम है, ये बॉम्ब छुपा कर आई होगी। तो ये किसके ऊपर सवाल है? ये सरकार से हम लोग सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? इन लोगों को हम सरकार से बेदखल क्यों नहीं करते हैं? हम लोग बेदखल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग वोट चोरी करते हैं हर बार। इनके पास वोट चोरी जैसा तंत्र इनके पास में आ चुका है। ये ईवीएम को हैक करते हैं, ये सारे तानाशाह लोग हैं, और इनके पास में सारी नीतियां हैं कैसे शराब के दम पर, कैसे महिलाओं के दम पर जो है वोटों को जीता जाए। हम लोग देख रहे हैं हम न्याय किससे मांग रहे हैं। हमारा समाज खुद इस लेवल पे जा चुका है। जेफरी एप्स्टीन जैसी चीजें हम लोगों के सामने आ रही। जेफरी एप्स्टीन पूरी दुनिया में एक बड़ा खुलासा हुआ है, और जेफरी एप्स्टीन तो बाहर आया विश्व के रूप में एक बड़ा, जिसमें नेता, पॉलिटिशियंस, सब लोग, बाकी तमाम लोग उसमें शामिल है। जो बिल गेट्स जैसे लोगों का नाम सामने आ रहा है,
और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें नाम छुपाए जा रहे हैं। जब जेफरी एप्स्टीन फाइल रिलीज होती है तो सारे ब्लैक नाम कर दिए जाते हैं, सारा प्रिंट जो है वो ब्लैक, उसमें ब्लैक स्याही पोत दी जाती है। वैसा ही ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये लोग ब्लैक स्याही पोत के नामों को कभी गट्टू के नाम पे कभी कुछ के नाम पे, नाम क्यों नहीं बाहर आता है? वीआईपी कमरे सबूत मिटाने के लिए हम कानून हमसे सबूत मांगता है, और ये सबूत के नाम पर, ताकि सबूत बाहर ना आ जाए, इनका कोई मंत्री या इनका कोई नेता न फंस जाए, ये इसके लिए वहां पर रातों रात पुष्कर सिंह धामी उस रिजॉर्ट के में बुलडोजर चलाता है। ये बुलडोजर सरकार है और बुलडोजर के नाम पे इसने सिर्फ सबूत मिटाए हैं। हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग न्याय देने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम, हमारा पूरा राजनीतिक सिस्टम भ्रष्ट है, बलात्कारी है, मनुवादी है, पितृसत्तात्मक है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए कि हम लोग इनसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। हमको बस तख्त पलटने हैं, हमको इनके सिर से ताज छीनने हैं। और ये बहुत जरूरी एक बात है, क्योंकि एक बड़ा आरोप इस सरकार के ऊपर लगना चाहिए, इस पूरे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट पे हम सवाल उठाते तो लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे कैसे सवाल उठा दिया, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट है जो आसाराम को पैरोल पे छोड़ता है, ये वही हाई कोर्ट है जो कुलदीप सेंगर को बलात्कार के आरोप में रिहा करता है। हमारी सरकारों, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारी जो सरकारी तंत्र है, इसके लिए बलात्कार बहुत मामूली चीज है। हम लोग देखते हैं कर्नाटक की असेंबली में क्या हुआ। कर्नाटक असेंबली में एक जो है जो पॉलिटिशियन है वो बात रखता है, वो बोलता है देयर इज अ सेइंग, वो कहता है कि एक कहावत है कि अगर रेप का आप विरोध नहीं कर सकते तो लेट जाओ और एंजॉय करो। और जो बदतमीज स्पीकर है कर्नाटक का, वो इस बात पे हंसता है, पूरी असेंबली इस बात पे हंसती है। ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं हुआ। अभी हम देख रहे थे जब रेखा आर्या का पति भाषण दे रहा था, जब उसने कहा 20-25 हजार में महिलाएं मिल जाती हैं, लड़कियां मिल जाती हैं, तब भी तालियां बज रही थी, तब भी वहां पे महिलाओं के ऊपर जब ऐसी बातें की गई तो तब भी लोग हंस रहे थे। और ऐसे लोग हमारे समाज में हैं, चाहे वो रेखा आर्या का पति हो, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, ये सब लोग बेशरम लोग हैं, ये सब लोग बलात्कारी लोग हैं। एक बहुत बड़ी फेमस फेमिनिस्ट राइटर थी, उसने अपनी नोवेल में लिखा, बर्लिंग नाम है उनका, आपने शायद पढ़ा होगा, उसने कहा था कि एवरी मैन इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट। और ये बात बहुत हद तक सही है, हर आदमी पोटेंशियल रेपिस्ट है, जिसके अंदर मर्दवादी सोच है वो पोटेंशियल रेपिस्ट है, वो बलात्कार करेगा ही करेगा, उसके अंदर बस उसको मौके नहीं मिल रहे हैं। अदरवाइज एवरीवन इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट, वी शुड एक्सेप्ट इट, और आई स्ट्रांगली एग्री विद इट। और ये बात सच है, हर किसी, क्योंकि आप देख लो, अभी आप सड़क में निकल जाओ, अभी हम लोग अंकिता को न्याय देने के लिए रैली निकालेंगे ना, अभी आप निकल जाइए रास्ते में, आप जितनी तरफ से जाओगे, हर आदमी रेप की गाली देते हुए, रेप की धमकी देते हुए, गाली देते हुए निकलेगा यहाँ से। कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके मुंह में गाली नहीं होगी। आप कॉलेज में चले जाइए, कैसे किस तरीके से आपके छात्र नेता बात करते हैं, उनके मुंह से हर समय माँ बहन की गालियां निकलती है। माँ बहन की गालियां क्या है? ये रेप की ही तो बात है। हम लोग कितने असंवेदनशील हो चुके हैं। हम लोग रैली में भी निकलेंगे, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने लोग इस बात से अग्री कर रहे हैं या समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप जाइए, आपके घरों में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे तमाम जो रेप से नीचे बात नहीं करते, उनको इन गालियों का मतलब भी अच्छी तरीके से पता होता है। इसलिए उसने कहा था कि एवरी मैन इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट, और ये बात बहुत हद तक सही है। हम लोग देखते हैं ग्वालियर में क्या हुआ, जिसको स्मार्ट सिटी ये लोग बोल रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, मुझे नहीं पता खबरों में कितनी वो चीज छपी, क्योंकि मैं इस बीच मीडिया से बहुत दूर हूं और मैं न्यूज नहीं देख रही, क्योंकि ये सब लोग भाजपा की सरकार के जूते चाटने वाले लोग हो चुके हैं। हमको मीडिया पे शर्म आती है, और एक मीडिया में काम करने के नाते मैं ये बात को बहुत खुले तौर पे कह रही हूँ कि मीडिया अपने आप में बिक चुका है। हम लोग देख रहे हैं ग्वालियर की सड़कों में क्या हो रहा है। वहां पे योगा करती हुई लड़कियों की पेंटिंग्स बनी हुई थी, और उस तक को भी आदमियों ने छोड़ा नहीं है। उन पेंटिंग्स को भी, उनके वेजाइनल एरिया को स्क्रैच किया गया। आप रेप की धमकी वहां पर भी दे रहे हो, आपके दिमाग से इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। आप सोशल चेंज की बात किस लिए कर रहे हैं? हम ऐसे पॉलिटिकल चेंज कर पाएंगे क्या? अभी हम लोग अंकिता के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन जब ये लोग शराब बांटने आएंगे, हमारे सारे वोट उनके पक्ष में जाएंगे। हम लोग शराब की दुकानों को बंद क्यों नहीं कर लेते हैं? हम लोग ऐसे वीआईपी के मुंह पे तमाचा क्यों नहीं मारते? जब वीआईपी का नाम सामने आ रहा था गाहे बगाहे, उस समय मुख्यमंत्री यहाँ आता है अल्मोड़ा में, हमारे ही शहर अल्मोड़ा में आता है, 2-3 दिन बाद की बात है, और उसका भव्य स्वागत होता है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री को जूते पड़ते हैं हमारे मंचों से? भगाया क्यों नहीं जाता उसको?
क्योंकि ये सिर्फ अंकिता की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं आज के टाइम पे। मैं बहुत खुलेआम बोल रही हूँ क्योंकि मुझ पे भी बीच में एक अटैक हो चुका था, शराब पी हुए लोगों ने मेरे पे अटैक किया था। मैं सुरक्षित फील नहीं करती हूँ। और पुलिस ने एफआईआर लिखने में बहुत देर करी, जब सर लोग आए तब उन्होंने एफआईआर लिखी। तो ये हमारा तंत्र है जो कि शराबियों के पक्ष में है, जो बलात्कारियों के पक्ष में है, जो मनुवादियों के पक्ष में है, जो ब्राह्मणवादियों के पक्ष में है। क्या ब्राह्मणवादी? What is ब्राह्मणवादी? क्या है ब्राह्मणवादी? आप समझते हैं? I protest. I protest. I protest. आपको स्वतंत्रता है, कीजिए आप। ब्राह्मणवादी क्या है? क्या है ब्राह्मणवादी? ब्राह्मणवादी. What is ब्राह्मणवादी? What is ब्राह्मणवादी? No, I don't agree with you. No. You apologize. You better apologize. What is ब्राह्मणवादी? ब्राह्मणवादी. What is ब्राह्मणवादी? आपको पता है आप किस बारे में बात? आपको पता नहीं है? ये खुद Shut your mouth. ये खुद मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मण नहीं है नहीं, हमें नहीं मतलब है। What is ब्राह्मणवादी? अरे what is ब्राह्मणवादी? I strongly oppose. Every man is a, ये महिला every man is a potential rapist बोल रही है आदमियों के सामने। नहीं, अरे just shut up, just shut up, shut your mouth, shut your, निकलना। गलत बात है। गलत बोल रही हो, गलत। और इसकी बातों को जो सुन रहे हैं ना, अंकिता हमारी बहन थी, अंकिता हमारी बहन थी, हम अंकिता की बहन थे। एक बात गौर करिए, हमें ब्राह्मण साथियों सुनिए, पकड़े हमको ब्राह्मण होने पे। नहीं ये मजे लेने के लिए नहीं है। हेलो साथियों एक सेकंड, हेलो, एक ये सेकंड। मजे लेने के लिए नहीं है। साथियों ओके, ये मजे लेने के लिए नहीं है। बात सुनिए। हेलो, एक सेकंड, साथियों वो आदमी ने क्या बोला? ब्राह्मणवादी। तो हम क्या जातिवाद करना है? आप लोग, हम लोग नहीं आए ना, हम लोग इसलिए आए हैं, हम प्रोटेस्ट करना है। मैं खुद का हूँ। साथियों एक बात है, ये चाहते हो कि यहाँ से स्टार्ट ही ना हो रैली, ऐसा मत बोलने दो। रैली शुरू हुई है, आप एक चीज बताइए, हम लोग क्यों आए हैं? हम बता हम लोग क्यों आए हैं? हम लोग क्यों आए अरे हैं? हम अंकिता के लाए। साथियों ऐसा है, देखो ठीक है। ये अलग अलग व्यूज हैं हमारे समाज में, सुनिए, हमारे समाज में अलग अलग व्यूज हैं। आप मंच में खड़े हैं तो और जब ब्राह्मणवाद का मतलब कोई कहता है तो ब्राह्मण से मतलब नहीं होता है, हमारी उस सोच से मतलब होता है। और ये सोच सत्ता हमें विभाजन के लिए लाती है, इसलिए ये वैचारिक सवाल है, इस पर बड़ी बहस की जरूरत है। और हम सब लोगों को ये लड़ाई लड़नी है और आगे बढ़ते हुए। साथियों एक सेकंड, मैं ये बात केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला सोच का मामला है और लोकतंत्र में हर तरह का विचार है। सनातन का विचार है, मुस्लिम का विचार है, तमाम विचार है। उन विचारों की अभिव्यक्ति होती है और जब अभिव्यक्ति होती है तो उस अभिव्यक्ति में ये सवाल आते हैं। इसलिए हम इतने कमजोर नहीं हैं और हमको इसको व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। हम ये बात कहना चाहते हैं। एक सेकंड, ये बातें व्यक्तिगत हैं और व्यक्तिगत सवाल पर इस पर बहस की जरूरत है और समाज में बड़ी बहस होगी और आगे भी होगी। और हमको बहुत छोटी छोटी बातों पर नहीं जाना चाहिए। ये वैचारिक बहस है, किसी दिन बैठकर इस पर बात की जाएगी, हम सब लोग बात करेंगे इस सब पर। इसलिए आज हम अंकिता के लिए आए हैं और अंकिता उत्तराखंड के बदहाली के लिए आए हैं, इसलिए हम लोगों को लगाना है। और हम सब लोग कल गांधी पार्क में बहन अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए जो रैली थी, उसमें एक महिला द्वारा जो ब्राह्मण समुदाय को अपमानित करते हुए शब्द बोले गए, उन शब्दों का हम पूरी तरह खंडन करते हैं और गहरी आपत्ति और असहमति उसके साथ जाहिर करते हैं। और पूरे आयोजक मंडल का उससे कोई लेना देना नहीं था और हम उनसे इस पूरे प्रकरण पे माफ़ी की मांग करते हैं और पूरे ब्राह्मण समुदाय से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरा, पूरा आयोजक मंडल का उनसे कहीं से कोई तारतम्य और कोई वैचारिक समानता नहीं थी, वो उनके नितांत और निजी विचार थे, यह स्पष्ट है। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम भारती पांडे है और मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ। एक पत्रकार और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले कई सालों से काम कर रही हूँ। कल दिनांक 8 जनवरी को अल्मोड़ा गांधी पार्क में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसको बहुत सारे जनसमूहों ने मिलकर आयोजित किया था। और ये जो जनसभा थी, ये अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आयोजित की गई थी।
और इसमें संचालक द्वारा मुझे भी एक वक्ता के रूप में जो है आमंत्रित किया गया और मैंने अपनी बात रखी। तो मेरी बात जो है वो कई सारे एस्पेक्ट्स में थी, क्योंकि अंकिता का जो मुद्दा है उसके पीछे जो जड़ है उस पर मैंने अपनी बात कही। मैंने जो है इस पे ये कहा कि जो महिला हिंसा है उसके पीछे कई सारे कारण हैं। इसी के कारण अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड भी हमारे प्रदेश में हुआ। तो वो जो मूल कारण मुझे नजर आते हैं वो पितृसत्ता है, वो मनुवादी व्यवस्था है और वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जिस पे मैंने अपनी बात रखी थी। और जो लोग जानते हैं कि ये तीनों व्यवस्थाएं क्या हैं, उन्हें ये पता है कि ये तीनों व्यवस्थाएं जो हैं ये समाज में बहुत हद तक गहराई तक गई हैं, जो समाज में व्यक्ति को बराबर का दर्जा नहीं देती और व्यक्ति में विभेद करती है। चाहे वो लैंगिक विभेद हो, धार्मिक विभेद हो, जातिगत विभेद हो, रंग के आधार पर विभेद हो या क्षेत्र के आधार पर, बहुत सारे विभेद हमारे समाज में मौजूद है और इन्हीं कारणों से वो विभेद हैं। तो मैं अपनी बात रख ही रही थी और इसी के साथ में मैंने जो हमारा सरकारी तंत्र है इस पर भी मैंने बात कही कि कैसे न्याय मिलने में देरी या फिर जो बलात्कार के दोषी हैं, हत्या के दोषी हैं, उनको बचाने में कैसे हमारा सिस्टम लगा हुआ है, उस पर भी मैंने बात की थी। और इसी के चलते मैंने मुलायम सिंह सरकार जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, उस समय जो महिलाओं के बलात्कार किए गए उसको मुलायम सिंह ने उसको जस्टिफाई किया था, तो मैंने उस पर भी अपनी बात रखी, उस पर भी तंज कसा। इसके साथ ही कांग्रेस और भाजपा दोनों पे मिलकर तंज कसा, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें अभी जो जिस तरीके से अंकिता के हत्यारों को बचा रही है या कुलदीप सेंगर को जिस तरीके से बचाया गया, ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है, आसाराम को बचाने की पूरी कोशिशें हुई, तमाम चीज़ों पे मैंने जो है बातें रखी और सरकार को टारगेट किया था। और मैं अपनी बात रख ही रही थी। मैंने ये कहा कि जो पूरा तंत्र है ये मनुवादियों का तंत्र है, ये पितृसत्तात्मक तंत्र है और ये ब्राह्मणवादियों का तंत्र है। मेरा वक्तव्य पूरा नहीं हुआ था, मैंने बस इतनी ही बात बोली थी कि एक व्यक्ति जो भीड़ से निकलकर सामने आता है, उसका नाम वैभव जोशी है, जिसने खुद को एडवोकेट बताया। वो ये कहता है कि व्हाट इज ब्राह्मणवादी और चिल्लाता है कि अंकिता हमारी बहन थी और मुझे गाली देते हुए जाता है। और जो लोग ब्राह्मणवाद को समझते हैं उन्हें पता है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसका जो बिल्कुल एक विचारधारा पे केंद्रित है, जो जन्म के आधार पर व्यक्ति को ऊंचा और नीचा समझती है। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है और मुझे लगता था कि अल्मोड़ा के लोग इस शब्द से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ये शब्द भारत की राजनीति का एक बहुत पुराना शब्द है और बहुत लंबे समय से यूज़ होता आया है ब्राह्मणवादी शब्द। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्मोड़ा में लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं और अभी जो पूरा माहौल बन रहा है वो मेरे खिलाफ बनाया जा रहा है। तो अम्बेडकर साहब ने भी जो संविधान निर्माता है उन्होंने भी कहा था, जब हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो किसी जाति विशेष के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं या किसी संप्रदाय या धर्म विशेष के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये एक सोच के बारे में, विचारधारा के बारे में हम बात कर रहे हैं जो जन्म के आधार पर व्यक्ति को नीचा दिखाती है, एक दूसरे से कमतर समझती है और जो है गलत चीज़ जो भी इनजस्टिस है उसको जायज़ ठहराती है या विभेद को जायज़ ठहराती। तो इस व्यवस्था से इसका तात्पर्य निकल कर आता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको ये बात पता है। तो वैभव जोशी जो है वो एकदम आक्रामक होकर भीड़ से निकल कर आता है और उसको पुलिस जो है कंट्रोल करती है, अदरवाइज वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकता था। और मुझे गाली देकर वो निकला है उस घटना के बाद, जो गाली जो है वीडियो में रिकॉर्डेड है। तो ये बेहद शर्म की बात है। एक तरफ हम अंकिता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे जब मैं एक न्याय की लड़ाई में अपनी बात रख रही हूँ, मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता, मुझे इंटरप्ट किया जाता है और मुझे गाली दी जाती है और मुझे डराने धमकाने की कोशिश की जाती है वैभव जोशी के द्वारा। और उसके बाद ठीक है, कार्यक्रम होना था, हमने जुलूस निकाला उसके बाद और ठीक है, हमने इसको इग्नोर किया। उसके बाद शाम को सोशल मीडिया में मैं देखती हूँ मेरे खिलाफ पूरा एक माहौल बन रहा है और लोग जो हैं ब्वीडियो को काट के वहाँ पर डाल रहे हैं। पूरी बात किसी ने नहीं डाली, ये बहुत अफसोस की बात है। और उसको पूरा ऐसा दर्शाया गया कि वो ब्राह्मणों के लिए अपमानजनक कुछ बोला, जबकि वो टिप्पणी ये थी कि पूरा तंत्र ब्राह्मणवादी है। तो अब जो भी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो इसको पूरा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं और मिलकर मेरे को धमकियां दे रहे हैं। ये बहुत हास्यास्पद बात है। वो लिख रहे हैं कि हम अंकिता को न्याय दिलाना चाहते हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि इसको गोली मार दो और कुछ यौनिक हिंसा की बात मेरे लिए कर रहे हैं, जो कि बहुत आपत्तिजनक है और मैं इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ। और शर्मनाक है कि हम एक तरफ तो अंकिता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुझे मारने की, मेरे यौन हिंसा की धमकियां मुझे दे रहे हैं। और हालांकि मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता, लेकिन ये संवेदनहीनता का
उदाहरण पेश कर रहे हैं। अंकिता भंडारी के हत्यारों की तरह ही आप लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्योंकि हम लोग जब हत्या का विरोध करते हैं तो हमें पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आप भी उसी तरीके की बात कर रहे हैं और आप एक हत्या के लिए आमादा हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया में बहुत सारी थ्रेड्स अभी चल रही हैं, कुछ लोग वीडियोस के माध्यम से या बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से भी चीज़ें रख रहे हैं। तो मैं एक तो चेतावनी के रूप में ये कहना चाहूँगी कि वैभव जोशी को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और जितने भी ट्रोलर्स या जो भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं गाली के माध्यम से या मारने की धमकी देते हुए, मैं उनको भी चेतावनी देना चाहती हूँ कि मैं मेरे पास जो है विधिक रास्ता है और मैं बिल्कुल लीगल एक्शन लेना इसमें चाहूँगी। और दूसरी एक बात है, अंकिता के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को हम आगे लड़ते रहेंगे और सीबीआई जांच की हम लोग अभी भी मांग करेंगे, और साथ ही साथ उन सारे जो उसके हत्यारे हैं उनको सरकारी संरक्षण ना मिले और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो और वो सारे अपराधी गिरफ्तार हो, इसकी हमारी मांग अभी भी रहेगी। साथ ही एक और बात जो मैं इम्पोर्टेंट रूप से कहना चाहूँगी कि आप सबको अध्ययन की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ जाके मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पितृसत्ता का अध्ययन कीजिए, और आपका सबका स्वागत है। अगर आप खुली बहस के लिए आना चाहें, चर्चा के लिए आना चाहें, आप चर्चा के लिए आमंत्रित हैं, लेकिन केवल चर्चा। आपको उसमें मेरे को गाली देने का अधिकार नहीं है या मुझे मारने की धमकी देने का अधिकार नहीं है। आप अगर एडवोकेट भी हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप मुझे धमकी नहीं दे सकते, आप मेरे को मारने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। आपने मुझे गाली दी है, तो इसको सोचने की जरूरत है और आपको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद।